Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ओके, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम लोग एक दो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, उसके बाद फिर हम लोग बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट जो अपलोडेड है आप लोग के सेक्शन में, तो जैम के स्टूडेंट्स के लिए बस अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम एक दो डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिर बॉन्डिंग इन सॉलिड्स वगैरह जैम में एक्चुअली नहीं आता है। ओके, दैट इज फॉर नेट एंड गेट एग्जाम पर्टिकुलरली। बॉन्डिंग इन सॉलिड्स का क्वेश्चन नेट एंड गेट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ओके, सो नाउ पहले हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं, एक दो प्रॉब्लम पहले स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, ठीक है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं जो आप बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड टाइप का होगा, ठीक है। उसे आप या जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरी में डिस्कस किया गया है ना, उससे रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज, क्या आंसर होगा इसका? 12। हाँ 12 हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी कुछ इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब जैसे इसमें टेबल मैच कराने के लिए दिया हुआ है, तो ये आप लोग को बताया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप मैच करा लोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज, ठीक है। तो इसकी हमें पैकिंग एफिशिएंसी या वही पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो एक यूनिट स्क्वायर यूनिट ये बना हुआ है रेक्टेंगल के जैसा, बट एक्चुअली इसमें बोला जा रहा है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। तो हमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो पहले बात आप देखिए, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं यहाँ पे, पर यूनिट सेल हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2, sir. 2 आएंगे, है ना। एक इसका बॉडी सेंटर में है और सभी कॉर्नर से 1/4 कंट्रीब्यूशन आएगा, है ना, 1/4, क्योंकि 1/4 इसके अंदर आ जा रहा है, तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 और इसमें बेसिकली रिलेशन क्या होगा, देखो कांटेक्ट में ये दिख रहे हैं ना, ये सभी देखो तीनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इसको एक हम करा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो इस तरह से दिया हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है ना। सो दिस इज सपोज एक स्क्वायर दिया गया है और इसके अंदर कुछ ये इस तरह से सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। देयर इज ए सर्कल हियर एट द सेंटर, ठीक है। और ठीक है, कुछ सर्कल्स यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा ये ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, पता नहीं कैसा बना हुआ है, ठीक है। चलो हम इसको डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना, कुछ कुछ इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा आ गया और ये इस तरह से, और ये यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो देखो क्लियरली दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 2R हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक R हो गया, सो दैट, और इसका साइड L दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डायगोनल इसका √2 इंटू L होता है, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 4R हो रहा है, ठीक है ना, 4R। तो R इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से √2 इंटू L और डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो हम लोग लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय बिगेस्ट सर्कल्स यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके अंदर पहली बात हम लोग ये लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स
per unit cell, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 2, है ना, क्योंकि ये कंप्लीटली सेल इस यूनिट सेल के अंदर है। यहाँ से कंट्रीब्यूशन 1/4, यहाँ से 1/4 और यहाँ से 1/4, तो सभी मिलकर के 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय एल स्क्वायर, एरिया से निकलेगा ना ये क्वेश्चन। तो 2 इंटू और पाई और आर के वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं, √2 इंटू एल और डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पे एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 पाई और इंटू ये 2 और डिवाइड बाई 16 आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली पाई डिवाइड बाई 4 हो रहा है आंसर, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, पाई डिवाइड बाई 4। तो ये बेसिकली आ जाएगा 3.14 और डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 0.7, ठीक है, और 8, ठीक है, 0.78 के आसपास आ रहा है। ओके, दैट्स द आंसर। तो देखिए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर वही 0.78 है ना, तो 78% हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी, ठीक है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। सर टाइटल दिखा दीजिए असाइनमेंट। ये टाइटल है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स करके आप लोग का इसमें अपलोडेड होगा, ठीक है। तो नेट 2020 वाले बैच में अपलोड नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, ये अभी हम अपलोड कर दिए थे, ठीक है ना, ये अपलोड हो गया है, ठीक है, देख लोगे आप लोग के सेक्शन में भी होगा। तो इसका कैलकुलेशन एक बार रिपीट कर दो ना। क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया ये बताइए। सर कैलकुलेशन देख नहीं पाए सर। आपको देखो समझना कहाँ तक होता है, बस जानते हो क्या कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपको समझ में आया कि 2 होता है। हाँ सर। कैसे होता है ये समझ में आ गया ना, क्योंकि एक पूरा का पूरा एटम अंदर में है और यहाँ पे पूरा सर्कल बना रहे हो ना, तो इससे 1/4 आएगा, फिर इस सर्कल से भी 1/4, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं तो 1 प्लस और 1/4 एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन आ रहा है और इंटू 4 कॉर्नर है, तो ये 4 हो गया प्लस 1 2, तो 1 + 1 2 आ जा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग एटॉमिक फ्रैक्शन बेसिकली डिफाइन करते हैं कि एरिया ऑक्युपाइड बाय, ये बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू एरिया occupied by biggest circle, ठीक है ना, biggest circles within unit cell, ठीक है, और डिवाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, है ना, ऐसे लिखता है ना, एरिया ऑफ, एक मिनट, ये डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर दो आइटम आ जा रहे हैं ना, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर और एरिया जो यूनिट सेल स्क्वायर है तो उसका एल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ से अंदर डिस्टेंस आर है 2r और ये 4r टोटल हो जाएगा, तो 4r अब बेसिकली डायगोनल के इक्वल है, तो डायगोनल √2l होता है, तो r यहाँ से निकल गया, बस यहाँ पे r के वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन किया गया। अब इसके बाद नहीं एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद तो आप खुद करोगे, ठीक है, ठीक है। सो नाउ तो ये हो गया, ठीक है ना। इसका क्या आंसर होगा जरा क्विकली बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया, इन एन एफसीसी यूनिट सेल एटम्स आर नंबर्ड एज शोन इन फिगर shown below. The atoms not touching each other are atom number 3 is face center of front face, face center of front face लिखा हुआ है। 3 and 4 अच्छा 4 ऑब्वियसली इसके बिहाइंड फेस पे होगा, है ना, 4 इसके बिहाइंड फेस पे होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली हाँ 3 तो इन सब मतलब 1 और 2 के साथ कांटेक्ट में होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि ये इस फेस पे है, ठीक है, और ठीक है 3 1 2 आपस में 3 1 और 3 2 कांटेक्ट में है, तो ठीक है 3 1 और 2 4, व्हाट अबाउट 2 4, अच्छा ये फिगर ही थोड़ा गलत दिया हुआ है ना, मतलब हाँ 2 4 भी नहीं, अगर 4 बिहाइंड वाले सरफेस पे होगा ना तो ये भी कांटेक्ट में नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन में फिगर गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि फिगर बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है, वो तो आप जानते ही हो कि कांटेक्ट में मतलब इतना तो पता है ना कि एफसीसी में कांटेक्ट में कौन कौन से एटम्स होते हैं,
जो एक सेंटर फेस सेंटर पे होता है और जो कॉर्नर पे होता है, क्योंकि वही नियरेस्ट होते हैं। दैट ओके, दोज आर नियरेस्ट एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। तो ये सभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये सभी देख लोगे। ठीक है, सी बाई ए रेशियो हम बता ही दिए थे आप लोगों को। ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने के लिए बोला, लैटिस कांस्टेंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे। ठीक है ना, ये सभी जो है ना बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी आप लोग करके देख लेंगे। ठीक है, बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सभी जो हम बता दिए ना, वही सब दिया हुआ है आप लोग को। बीसीसी वगैरह में बताया गया था ना, सोडियम क्लोराइड एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन बता दिया गया था। ठीक है, कैसे निकालना है। ऑलराइट, ये भी हम करा दिए थे आप लोग को। दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम टीएफआर एग्जाम। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसमें देखो दिया हुआ है, बेसिक नेट एग्जाम में पूछा गया था, वो पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, तो कहीं पे इसमें दिया हुआ था। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा जब क्वेश्चन नंबर 82 का बताइए जरा क्विकली। वन सर। सर वन ही होगा। 1 आ रहा है। सर हेक्सागोनल है तो 6। यस सर। नहीं, आप लोग देखो, पहली बात जो है ना, हेक्सागोनल में 6 आप कैसे बताए, पहले ये लॉजिक बताइए। वो कहाँ पे आपने पढ़ा है कि 6 होता है हेक्सागोनल में? आपने पढ़ा है कि 6 होता है हेक्सागोनल में? ऐसा तो फिर स्क्वायर में 4 लिख देंगे डायरेक्ट। तो अभी आपका स्क्वायर में यहाँ पे 2 आंसर कैसे आया? आप हेक्सागन में सोच रहे हो कि 6 साइड हो रहे हैं तो 6 आंसर हो जाएगा, तो स्क्वायर में फिर 4 आंसर होना चाहिए ना, यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया आंसर? वन आंसर। तो इसको सोच के आंसर करना है ना। आप इसको सीखिए। यहाँ पे देखिए, इसमें कैसे आंसर निकाला गया, आपको कैलकुलेट करना है, कुछ याद करके नहीं जाना है एग्जाम में। ठीक है ना, कि आप याद करके चले गए और लिख करके आ गए। ठीक है ना, इसको आप समझ करके बताइए। जैसे इसमें 4 कैसे बताया गया, उसी तरह से इसमें आप बताइए कितना आएगा। 2 आ रहा है। 2 2 आ रहा है ना, ठीक है, 2 यस होगा सर 2। तो फिर आप लोग इतना जल्दी में क्यों रहते हो? ठीक है, इसमें देखो ऐसा है ना कि हेक्सागन है। ठीक है, हेक्सागन इस तरह से, तो ठीक है, तो हेक्सागन में अब देखिए यहाँ पे बेसिकली कोई भी दूसरा हेक्सागन यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे फिर ऐसे बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा बन रहा है। तो एक कॉर्नर पे जो एटम होगा ना, वो बेसिकली देखो, एक हेक्सागन यहाँ पे बनेगा 1, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये है। तो एक कॉर्नर पे जो एटम होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा एटम है, तो वो 3 हेक्सागन के साथ शेयर हो रहा है। तो इसके साथ जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना, किसी एक हेक्सागन, इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं इसका, तो 1/3 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे 1/3 एक कॉर्नर से आ रहा है और टोटल 6 कॉर्नर है, तो इंटू 6 सभी से 1/3 कंट्रीब्यूशन आएगा, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है ना। ठीक है, वी हैव टू डू कैलकुलेशन। ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि साइड 4 है तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, या साइड 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू सी कि कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, 2 इसका आंसर है। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे, सर इतना ही सिलेक्ट कराया अभी तक। हाँ बस इतना ही कराया है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो देखो इसमें कल हम लोग स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर फैक्टर का क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, इसका आंसर बताइए। कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, देखो ये कुछ ब्रैग्स लॉ जैसा लग रहा है, इधर से स्टार्ट होगा हमको लगता है। हाँ देखो यहाँ, नहीं यहाँ से नहीं है स्टार्ट, कहाँ से है? यहीं से स्टार्ट है। देखो, इफ के इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, के इज इक्वल टू पाई लेमडा, और लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड जी इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, देन ब्रैग्स लॉ कैन बी रिटन एज, देख ठीक है, लास्ट क्लास में आपको बताया गया ना, ब्रैग्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला था डेल्टा के इज इक्वल टू जी, है ना। तो वहां से फिर हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे। ठीक है, कौन सा आंसर है इसका, विच इज द करेक्ट आंसर? बी। हाँ, बी, बी ऑप्शन आ जाएगा। देख लोगे आप लोग, सभी लोग चेक कर लोगे। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया गया था। ठीक है, ओके, ये इसका आंसर बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 90 का क्या आंसर होगा?
कल बताया गया ये सभी टॉपिक। 2k.g+g² था ना? यस सर, जी स्क्वायर था। एक सर वही जी स्क्वायर तो था ना सर। अच्छा 2k.g+g² था हमारा, है ना? यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक वेक्टर है। है उस पर। हाँ यहाँ पे जी स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है ना, जी स्क्वायर आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और g कैप कर दो। तो यहाँ पे या तो फिर जानते हो अगर जी है ना यहाँ पे अगर जी लिखा हुआ है तो यहाँ पे जी कैप लिख कैप। सकते हैं। ठीक है। और ऐसे भी ये गलत है थोड़ा सा लिखा हुआ, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर हो गया, ये वेक्टर कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 90। इसमें लिखा है द स्ट्रक्चर फैक्टर ऑफ ए सिंगल सेल ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ऑफ फॉर्म फैक्टर एफ इज गिवन बाय, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ निकाले थे ना, स्ट्रक्चर फैक्टर एक्सपोनेंशियल में था और e to 2 पाई हम लोग प्लस में बस लिखे हुए थे, ठीक है ना। A. सर ये आंसर ठीक है, करेक्ट है। ए करेक्ट है ना, क्योंकि ए कैसे करेक्ट है, बीसीसी में हम क्या बताए थे कि सम ऑफ एच प्लस के प्लस एल इवन होना चाहिए, इवन ऐसा ये बताया था। हाँ ठीक है ठीक है, एच प्लस के प्लस एल इवन होना चाहिए। और एफसीसी में बताया था कि एच के एल ऑल ऑड होंगे या फिर एच के एल ऑल इवन होंगे, इवन। है ना। हाँ ठीक है ठीक है, तो ए करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसका सम देखो इवन आ रहा है, इसका भी सम इवन आ रहा है और इसमें सम इवन आ रहा है, और इसमें ऑल ऑड है या ऑल इवन है, ठीक है, करेक्ट है ये। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 95। सर वो सिंगल करेक्ट था। हाँ सर वो मल्टीपल करेक्ट नहीं था। पता नहीं, इसमें और देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखो जैसे इसमें बीसीसी में इन तीनों का सम करें तो ऑड हो गया ना, तो ये तो गलत हो गया। बीसीसी में तीनों का सम इवन होता है, ये तो एक ही सर ऑप्शन, एक सी ही ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है, सी सी नहीं ऑप्शन सर। में ऑप्शन में सर एफसीसी में है ना, हाँ सर। 211 है। हाँ सर। हाँ। एफसीसी में 211 हो गया ना, हाँ तो ये ऑल ऑल ऑड नहीं हुआ ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। हाँ सर। ओके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 95, इसमें क्या लिखा जा रहा है, कंसीडर हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वेक्टर एज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है। ये बेसिस वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, देखो A1 वेक्टर इधर है और A2 वेक्टर इधर दिया हुआ है, ठीक है ना। सो विथ लैटिस स्पेसिंग A=1 द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आर, ठीक है ना। तो देखो आप डायरेक्ट लैटिस है ये, दिस इज डायरेक्ट लैटिस, ओके। तो डायरेक्ट लैटिस में ये जो लैटिस वेक्टर A और B हम लोग जिसको लिखते थे ना, उसको A1 और A2 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो ये दिया गया है, अब हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताया गया था ना 2 डायमेंशन में थर्ड वेक्टर क्या लोगे आप, हाँ ये कैप थर्ड करके के कैप ले लोगे, है ना, इसके परपेंडिकुलर। तो ए और आपका ए और बी दिया हुआ है, ओके। तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देखो इधर इस डायरेक्शन में इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो A2 का A2 वाई वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो बस इसे यूज करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो A1 A2 को पहले हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे और उसे यूज करके फिर हम लोग ए स्टार, ठीक है ना, A1 स्टार A2 स्टार इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हेक्सागन है बेसिकली, और यहाँ पे इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले A1 A2 को वेक्टर में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो लिख करके कितना आ रहा है A1 और A2 वेक्टर में, ठीक है, उससे फिर हमारा ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये नेट 2016 दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, लास्ट में था बिल्कुल, है ना, 95 तो सर। 95, ठीक है। ओके, तो देखिए एक हेक्सागन बना देते हैं, ठीक है, दिस इज हेक्सागन, ठीक है। ये मान लीजिए कि हेक्सागन है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक इसको ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक दिस डायरेक्शन एज एक्स डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन एज वाई डायरेक्शन, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ट्रांसलेशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये ऐसे करके वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से एक ऐसे दिया हुआ है एक वेक्टर, और एक वेक्टर इधर से ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ही है ना। सर नहीं, वो पहला वाला गलत है, वो नीचे है। नीचे है ये, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है ना, ये वेक्टर है, इसको A1 वेक्टर बोला गया है और इसको A2 वेक्टर बोला गया है, ठीक है। तो हमें यही पता करना है कि बेसिकली ये कैसा, बेसिकली A1 वेक्टर, इसको A1 बोल दिया गया है, दिस साइड इज 1, ओके। तो हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, वी वुड लाइक टू राइट इट, ओके।
कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग कितना कैसे लिख सकते हो। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो A1 वेक्टर हमें हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये तो डायरेक्ट बन जाएगा ना। देखो एक्चुअली क्या है कि जस्ट ए लिटिल हमें वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इससे A1 वेक्टर और A2 वेक्टर हम लोग लिख लेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन फिर हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। देन वी कैन डू कैलकुलेशन वेरी इजीली। ठीक है, तो बस हमें वेक्टर ये लिखना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लेंथ अगर हम निकाल लें, ये लेंथ हमें पता चल जाएगा। सर A1 वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 i कैप प्लस रूट 3/2 j कैप, ये आ रहा है। पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा ना। पहले ये लेंथ निकाल लेते हैं ना, ये लेंथ कितना निकलेगा। तो देखो इसको ऐसा करो ना, पहले लेंथ निकाल लो आप। ये वाला एंगल कितना होता है, व्हाट इज दिस एंगल? 120। दिस एंगल इज 120 डिग्री, है ना। ठीक है, और ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है। तो A1 का वैल्यू अगर निकालोगे ना, देखो A1 का मैग्नीट्यूड, ओके, इफ यू कैलकुलेट A1 मैग्नीट्यूड, तो इसको आप एक कोसाइन फॉर्मूला होता है, जानते हो आप लोग? यू नो कोसाइन फॉर्मूला? यस सर। हाँ, देखिए उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए दो ऐसे कोई ट्राइंगल है, और ये साइड मान लो A और B दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो और ये साइड C है, तो C इज इक्वल टू जो है ना A² प्लस B² और -2AB और इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, दैट्स द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखो यहाँ पे A1 निकालेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 1 + 1 आ जाएगा -2, और यहाँ पे cos 120 डिग्री हो जाएगा। cos 120 डिग्री करोगे तो बेसिकली -1/2 आता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 निकल रहा है। ठीक है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी √3। ठीक है, तो ये A1 का मैग्नीट्यूड जो है ना, ये हमारा √3 है, तो ये भी हमारा √3 वैसे ही निकल जाएगा, ये भी √3। तो A2 तो डायरेक्ट निकल गया ना, इसका डायरेक्शन देखो इधर है, तो A2 इज इक्वल टू √3 और इंटू j कैप, ये तो डायरेक्ट निकल गया। अब A1 निकालना है ना, तो आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल चुका है कि √3 है। दिस एंगल इज जैसे ये 120 है ना, 120, तो अब हमें ये 30-30 हो जाएगा, ये 30 और ये, क्योंकि इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 30-30 होंगे, तो 30-30 60 और प्लस 120 180 हो जाएगा एक ट्राइंगल में टोटल एंगल। ओके, तो अब देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये ऐसे करके एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड √3 है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए A1 वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, तो √3 इसका मैग्नीट्यूड है, और इधर हो जाएगा cos 30, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 30 बना रहे हैं ना, तो अब सभी जानते हो इधर कंपोनेंट ऐसे cos 30 लिखा जा सकता है आई कैप, और प्लस sin 30, ठीक है ना, और j कैप। ठीक है, तो इतना लिखा जा सकता है। ठीक है ना, सो दैट्स द A1। तो √3 लिख देंगे, और cos 30 से √3/2, ठीक है, आई कैप, और प्लस sin 30 1/2 और j कैप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 आई कैप और प्लस √3/2 और j कैप। ठीक है, दैट्स दी A1 वेक्टर। ठीक है, तो A1 वेक्टर का ये वैल्यू निकल गया। ओके, ठीक है, किसी ने अभी करेक्ट बताया था। ठीक है, तुमने कैसे कैलकुलेट किया था ये सर? हमने जैसे किया वैसे ही? नहीं सर, अलग तरीके से क्या था, ये जो ये नीचे है ना वो परपेंडिकुलर इसके लेके। साथ में ये वाला वेक्टर है, इसके एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कंपोनेंट ले लिया एंगल के साथ में उनको इस ऐसा- वाले वेक्टर का, हाँ, इस वाले और फिर वेक्टर वेक्टर के लॉ ऑफ एक्स एडिशन एक्सिस। लगा दिए। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो तो ये हमारा बेसिकली A1 निकल गया और A2 निकल गया। तो एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं A3। तो A3 इज इक्वल टू हम k कैप लिख देते हैं, लेट अस राइट k कैप। तो ये हमारे 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स बन गए। ठीक है ना, डायरेक्ट लैटिस में। ठीक है, अब हमको रेसिप्रोकल लैटिस में निकालना है, तो इसको हम चलो इरेज कर देते हैं। ये कोसाइन फॉर्मूला हमने यूज किया था। ठीक है ना, तो चलो 1 मिनट इसको रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस कोसाइन फॉर्मूला, 1 मिनट कहाँ चला। ठीक है, तो ये कोसाइन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाए थे। ठीक है ना, यहाँ पे इसको यहाँ रहने दो। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसमें अब रेसिप्रोकल लैटिस के लिए अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। तो अब देखिए A1 स्टार निकालोगे, तो A1 स्टार क्या था फॉर्मूला, क्या लिखोगे फॉर्मूला? A1 स्टार इज इक्वल टू A स्टार लिखे थे ना हम लोग, तो दिस विल बी, ऐसे लिखोगे ना 2 पाई, और जैसे A लिखते थे तो B क्रॉस C लिखते हो ना, 1 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 लिख दोगे, A2 क्रॉस A3। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय A1
ठीक है, डॉट और फिर यहाँ पे A2 क्रॉस A3, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट, A2 क्रॉस A3। तो ये रिजल्ट होगा। तो यहाँ से देखिए 2 पाई और A2 क्रॉस A3 लिखना है। तो A2 हमारा ये है, हाँ ठीक है, J क्रॉस K से I आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये √3 I कैप हो गया। और यहाँ पे भी वही आएगा, J क्रॉस K से I आ जाएगा, तो I से I डॉट करेंगे तो ये टर्म बचेगा हमारा सिर्फ, ठीक है ना, I डॉट J 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट करने से बेसिकली बचेगा 3/2 और इंटू √3, ठीक है। तो √3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया 4π/3 I कैप, ठीक है। तो ये A1 स्टार निकल गया है, एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इतना निकल गया। अब A2 स्टार निकालते हैं, तो A2 स्टार इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 2 पाई और 2 के बाद 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे A2 क्रॉस A3, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 लिखा हुआ के बाद 3 आएगा ना, एक मिनट। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है ना कि 2 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, A3 क्रॉस A1 और फिर यहाँ पे A2 और डॉट और यहाँ पे A3 और क्रॉस A1, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए A3 क्रॉस A1 करना है, A3 हमारा ये है और A1 हमारा ये है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से K क्रॉस इसको लिखेंगे तो ये 2 पाई हो गया, और यहाँ पे K क्रॉस I से J आ जाएगा तो 3/2 और J कैप, और K क्रॉस J से माइनस I आ जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस √3/2 और I कैप, दैट्स व्हाट वी गेट, ओके, K क्रॉस J से माइनस I, और ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है उसी का हम A2 के साथ डॉट करेंगे, तो A2 हमारा J है, तो J से J डॉट होगा ना, तो ये बेसिकली √3 यहाँ से A2 से √3 आ जाएगा, और इसका हम इसके साथ डॉट कर रहे हैं A3 क्रॉस A1 से, तो A3 क्रॉस A1 हमारा ये निकला हुआ है ना, इसके साथ डॉट करेंगे तो J डॉट J से बेसिकली 3/2 का फैक्टर यहाँ पे J कैप में है, तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो 1/2 इससे कॉमन ले लोगे तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा इसका, इन दोनों का, ठीक है। तो बचेगा हमारा 3√3, तो एक √3 भी हम कॉमन ले सकते हैं, √3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2π/3 और यहाँ से √3 J कैप और माइनस I कैप, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये आंसर दिया गया है। एक हमारा आंसर आया है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर 4π/3 I कैप, ओके। तो ठीक है, 4π/3 एक आ जाएगा, और एक हमारा आंसर होगा, मतलब I कैप है ना, तो उसका J कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसमें J कंपोनेंट 0 हो गया, 4π/3 0, ये मतलब I कैप X कंपोनेंट है और ये Y कंपोनेंट 0 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इन्हीं दो ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरे में हमारा देखो कंपोनेंट कितना निकला है, दूसरे में कंपोनेंट निकल रहा है हमारा ये एक करेक्ट आ रहा है ना, हाँ ठीक है, माइनस में है X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट पॉजिटिव में है, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा वेक्टर से रिलेटेड है। आप वेक्टर अगर डायरेक्ट लैटिस में निकाल सकते हो तो वो निकल गया, उसके बाद हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यहाँ से निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेट एग्जाम, ठीक है। तो देखो रेसिप्रोकल लैटिस, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखो छोटे छोटे, ठीक है ना। जैसे इसको देखिए आप, इसका क्या आंसर आएगा बताइए, व्हाट इज द आंसर दिस क्वेश्चन 93। सर कौन सा क्वेश्चन? 93, ओके। अच्छा 93 इससे रिलेटेड है, देखो 92 93 ये दोनों है ना आपस में रिलेटेड है। इसमें लिखा गया है देखो, क्रिस्टल बिलोंग्स टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC है ये, ठीक है, विथ 4 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। द साइज ऑफ द क्रिस्टल इज 1 सेंटीमीटर एंड यूनिट सेल डायमेंशन इज 1 नैनोमीटर। F इज द स्कैटरिंग फॉर्म, स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एटम, है ना, एटम का जो होता है उसको फॉर्म फैक्टर बोलते हैं ना, तो ये फॉर्म फैक्टर है, ठीक है ना। लैटिस का जो होता है उसे स्ट्रक्चर फैक्टर बोलते हैं, और एटम इंडिविजुअल एटम का जो होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर, तो ये फॉर्म फैक्टर है। तो देखो फॉर्म फैक्टर अगर F दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको याद है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि FCC में जब सभी ऑड होना चाहिए सभी इवन होना चाहिए, तो ऑड इवन है ना, ये देखो ऑड इवन है ये, तो अब उसमें बोला जा रहा था कि स्ट्रक्चर फैक्टर 0 आ जाता है ना, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज 0, तो 0 1 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, इज दैट ओके।
और इसमें बोला जा रहा था कि ऑल ऑड या ऑल इवन होंगे ना, तो उन सभी जितने भी टर्म्स आ रहे थे ना, उन सभी से कंट्रीब्यूशन 1 का आता था, ठीक है ना। तो याद है हम लोग इस स्ट्रक्चर फैक्टर जब इसका लिखे थे एफसीसी के लिए, तो देखो आप ऐसा लिखा हुआ था एफसीसी के लिए, है ना, जब हम लोग एफसीसी का स्ट्रक्चर फैक्टर लिखे थे, एस लिखिए इसे या फिर ए लिखिए जो भी है, तो ये फॉर्म फैक्टर और यहाँ 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा और यहाँ पे एच प्लस के, ठीक है, और आयोटा पाई था, ठीक है ना, प्लस ई टू पावर आयोटा पाई और फिर एच प्लस एल, ठीक है, और प्लस ई टू पावर आयोटा पाई और यहाँ पे के प्लस एल, ठीक है ना, इस तरह से लिखा गया था। दिस इज व्हाट वी हैड, इज दैट ओके। तो आप देखिए यहाँ पे ये जैसे ये सभी अगर ऑड होंगे ना तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, तो ये टर्म 1 देता है, ये भी 1 देता है और ये भी 1 देता है, ठीक है ना, ऑल दिस गिव एक्चुअली 1, ओके। तो इसीलिए इसका आंसर जब सभी 1 देंगे ना तो यहाँ से 4 टर्म आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर फैक्टर जो है हमारा 4f हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। और अगर इस ये ऑल ऑड या ऑल इवन नहीं है तो एक +1 आएगा, एक -1 आएगा, इस तरह से, तो ये सारा 0 हो जाता है कैंसिल होकर, ठीक है। तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि इसमें इस प्लेन और इस प्लेन, ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन जरूर होगा। इस तरह का लिंक्ड क्वेश्चन जो है ना, कॉमन डेटा क्वेश्चन पहले गेट एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्लेन के लिए 0 आंसर आएगा और इसके लिए 4f हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं, अच्छा इसका क्या, ये वाला आंसर देख लो, क्योंकि 92 93 लिंक्ड है ना। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92? ये बहुत ही बेसिक लग रहा है क्वेश्चन, देखो लिखा है ना, क्रिस्टल बिलोंग्स टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस with 4 atoms in the unit cell. The size of crystal is 1 centimeter and its unit cell dimension is 1 nanometer. ठीक है, so F is the scattering factor of the atom. The number of atoms in the crystal is, number of atoms निकालना है क्रिस्टल में। बी आ जाएगा, है ना। ठीक है, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, इसमें इतना तो बता दिया है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन कितना मतलब बेसिक पूछा जाता है। जैसे इसमें आप देखिए ये बता दिया गया है, अगर ये नहीं बताया जाता तो स्टूडेंट को अपने मतलब एंड से कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड करना पड़ता। ये बताया गया क्रिस्टल बिलोंग्स टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ 4 एटम्स इन द, ये तो हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, ओके। तो इसमें अब यूनिट सेल का डायमेंशन दिया हुआ है और क्रिस्टल का डायमेंशन भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं कि पूरे क्रिस्टल में कितना यूनिट सेल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है सिचुएशन बेसिकली। ये क्वेश्चन नंबर 92, देखिए ये मान लीजिए हमारा क्रिस्टल है, दिस इज द क्रिस्टल, ठीक है ना। तो इसका ये ऐसे करके क्रिस्टल है, क्यूबिक है ना, तो मान लो क्यूब ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। तो ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन जो है ना 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें यूनिट सेल जो है ना उसका डायमेंशन जो है बेसिकली 1 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो मतलब इसके अंदर छोटे छोटे कुछ ऐसे यूनिट सेल बनेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ऐसे कर दो, इसको ऐसे करके हम डिवाइड कर देते हैं मतलब बहुत सारे सेक्शन में, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ऐसे यूनिट सेल बहुत सारे बन गए इसके अंदर, ठीक है ना। तो यूनिट सेल का डायमेंशन 1 नैनोमीटर बोला जा रहा है। तो इसीलिए हम इसमें अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल ये निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल हम साइड क्यूब कर देंगे, है ना। तो साइड क्यूब तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में वही साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो इसमें 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब और 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 10⁻⁷ का होल सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये इसका होल क्यूब है। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10⁻21 हो गया। तो इतने यूनिट सेल है। अब एक यूनिट सेल में 4 एटम्स है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल्स आप निकालेंगे तो ये 4 × 10⁻21 हो जाएगा, क्योंकि इतने यूनिट सेल और हर यूनिट सेल में 4 एटम्स है। सो दैट्स द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, ओके, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो आप देख सकते हैं कभी कभी, इसीलिए जानते हो टॉपिक से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। कभी कभी जानते हो टॉपिक से आप फेमिलियर है ना तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है।
तो ये सभी क्वेश्चन जो है ना इसमें बेसिक हैं, ठीक है। आप लोग इसमें अटेम्प्ट करके देख लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो हम करवा भी चुके हैं आप लोग को, ठीक है। विग्नर सीड सेल का एरिया निकालने के लिए बोला गया है, ओके। तो आप लोग को बताया गया था ना विग्नर सीड सेल कैसे बनाते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा ये, आप इसको अटेम्प्ट करके देख लोगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं इसमें, जो है ना ब्रिलवन जोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये है, देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए इसमें क्या लिखा है। What is the area of irreducible Brillouin zone of the crystal structure as given in the figure? तो देखो irreducible Brillouin zone जो होता है ना, बेसिकली मतलब फर्स्ट Brillouin zone है, क्योंकि उससे छोटा कोई Brillouin zone नहीं होगा, तो इसीलिए उसको irreducible Brillouin zone कहते हैं, ठीक है ना। That is the smallest Brillouin zone, okay। तो हमें फर्स्ट Brillouin zone का एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ irreducible Brillouin zone, ओके, of the crystal structure as given in the figure, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट लैटिस है, तो इससे पहले आप जो है ना क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल डायरेक्ट लैटिस वेक्टर हम बना देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये लेंथ मान लीजिए ए है और ये लेंथ हमारा बी दिया हुआ है, दोनों का लेंथ ए दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पे, और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेशन वेक्टर बना देंगे। एक ट्रांसलेशन वेक्टर इधर होगा और एक ट्रांसलेशन लैटिस वेक्टर, लैटिस फंडामेंटल वेक्टर जो होगा वो एक इधर होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दो वेक्टर निकल जाएंगे, ए और एक को बी बोल देंगे, ठीक है ना। तो दो वेक्टर निकल गए, और उससे फिर हम रेसिप्रोकल वेक्टर निकालेंगे। रेसिप्रोकल वेक्टर्स, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालकर, और क्योंकि ब्रिलवन जोन जो होता है, हम आपको बताया ना कि दैट इज द बेसिकली विग्नर सीड सेल है, दैट इज विग्नर सीड सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस, ओके। तो रेसिप्रोकल लैटिस का वो विग्नर सीड सेल है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि हम लोग इससे बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालेंगे। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकल जाएगा तो हमें रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम जैसे दो वेक्टर दिए हुए हैं ना, तो उसका देखो ये 2 डायमेंशन है, तो एरिया यहाँ पे ब्रिलवन जोन जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा, तो उसका एरिया निकालना है बेसिकली हमें, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली दो वेक्टर लैटिस वेक्टर जो निकल जाएंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट एरिया, ठीक है। तो एरिया निकाल लोगे आप, ठीक है। तो एरिया निकाल दोगे तो वो हमारा यूनिट सेल का एरिया निकल जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ यूनिट सेल। लेकिन ब्रिलवन जोन निकालने के लिए आप याद है ना हम लोग क्या करते थे कि जो लैटिस वेक्टर है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली लैटिस वेक्टर को डिवाइड करोगे ना तो उसका लेंथ 1 मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप हाफ लेंथ लेकर के इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली रेसिप्रोकल लैटिस से रिलेटेड है। तो आप लोग अभी जैसे हम नेट का क्वेश्चन कराए ना, उसी तरीके से करके देखोगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ब्रिलवन जोन में बताया गया था कि विग्नर सीड सेल होता है वो रेसिप्रोकल लैटिस में, तो फिर वहां पे विग्नर सीड सेल का आपको एरिया निकाल देना होगा, ठीक है। एंड दैट विल गिव यू द, तो मतलब फर्स्ट ब्रिलवन जोन में का एरिया आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो तो मतलब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पहले बनाएंगे और उसका हाफ कर देंगे उसे, तो और फिर उस हाफ को यूज करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। दैट विल बी द एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलवन जोन, वही इरेड्यूसिबल ब्रिलवन जोन होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो उसे आप लोग अटेम्प्ट करके देख लोगे। तो वो भी एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो जो है ना वो उस टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं जो डेंसिटी टाइप का क्वेश्चन होता है ना, एक मिनट देखते हैं शायद कहीं पे कुछ डेंसिटी का क्वेश्चन हो। हाँ देखो ये डेंसिटी का जैसे क्वेश्चन है ना। देखो इसमें लिखा ना एज्यूम एटॉमिक मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, इधर से रिलेटेड। हाँ देखो ये भी गेट का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप देखिए लिंक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें गेट लिखा हुआ नहीं है, इट मस्ट हैव बीन आस्क्ड इन गेट एग्जाम। देखो इसमें लिखा गया द पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज रिकॉर्डेड यूजिंग कॉपर, ठीक है ना, एंड के अल्फा एक्सरे of wavelength 1.54 angstrom. So if 002 planes diffract, ठीक है, at 60 degree, then lattice parameter, ठीक है। तो कॉपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर? FCC FCC है ना, कॉपर इज FCC।
तो आपको बताया गया था ना कि इसमें देखो 002 प्लेन बोला गया है, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली इस प्लेन के में बेसिकली देख लेंगे। तो 002 प्लेन बोला गया है ना, तो बेसिकली इसको हम 2 से डिवाइड करके हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, दिस विल बी 001 प्लेन एक्चुअली। अच्छा नहीं, 001 तो फिर इसमें डिफ्रैक्ट करेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि एफसीसी में क्या बताया गया था, ऑल इवन या ऑल। यस सर। हाँ तो ठीक है, चलो ठीक है, तो 002 प्लेन ही यहाँ पे डिफ्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेसिंग हम निकाल लेंगे डी, ठीक है। तो देखो जरा इसका क्या आंसर आ रहा है। तो ये हमारा ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, मिलर इंडिसेस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इससे लैटिस स्पेसिंग निकाल सकते हैं ना। अच्छा, लैटिस पैरामीटर ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो और डिफ्रैक्शन ये दिया हुआ है 60 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऑर्डर नहीं दिया हुआ है कि कौन सा ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर मान लेंगे। इफ 002 प्लेन डिफ्रैक्ट एट 60 डिग्री मींस बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो लैटिस पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट ब्रैग्स लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए 002 प्लेन दिया, एच के एल का वैल्यू, क्योंकि एफसीसी है तो इसमें बताया गया कि ऑल इवन होता है, तो इसीलिए 1 नहीं ले सकते हैं। जैसे मिलर इंडिसेस में जानते हो ये होता है ना कि हम लोग 1 से भी डिवाइड, बेसिकली कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 1 नहीं बना सकते हो, क्योंकि 001 इसमें फिर हमारा कोई आंसर देगा नहीं, 0 आंसर देगा वहां से, ठीक है। डिफ्रैक्शन नहीं होता है 001 प्लेन से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें एच के एल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज 002, ठीक है, दैट इज एच के एल, ठीक है। तो हम लोग डी इज इक्वल टू इसमें लिखे थे ना, ए डिवाइड बाय रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। तो देखिए यहाँ पे So it is for simple cube or every structure. एक मिनट, ये जो है ना बताया सर गया वो था कि अभी देखो एक मिनट बता रहे 1.78 आंसर है। डी इज इक्वल टू, तो ये देखो 0 और प्लस यहाँ पे 2 का एल ये इतना आ गया, तो दिस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2। ये आप लोग को बताया गया था ना कि ये सिंपल क्यूबिक के लिए इसमें ऐसे इससे निकाल लेते हैं, और फिर एफसीसी वगैरह में हमें देखना होता है कि प्लेन्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा प्लेन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें बेसिकली डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू डिवाइड बाय 2 एक्चुअली समटाइम्स, ओके। तो एक बार हम देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। देखिए ये हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर है, सपोज कर लो, ठीक है ना, दिस इज एफसीसी। तो हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, देखो छोटा थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, इसको दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे मर्ज किया हुआ है, मान लो ये, ठीक है ना, दिस इज मर्ज्ड। और एक और बना देते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, देखिए जैसे अगर हम ये जो प्लेन है, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ये जेड एक्सिस है। दिस इज ए या ए वेक्टर, लैटिस वेक्टर हम ऐसे बना रहे हैं, ए बी, और इधर हमारा सी है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें 002 बोला है ना, तो ऊपर बनाना पड़ेगा। चलो हम ऐसा करते हैं ना कि इसको 002 बोलिए या 200, बात बराबर होगा, ठीक है ना। 200 हम ऐसा बना दिया ना, तो अभी हम 200 प्लेन बना देते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बेसिकली बात करते हैं इस प्लेन की, अगर ये इस प्लेन की बात करते हैं, तो ये प्लेन जो है ना, यहाँ से देखिए इसका इंटरसेप्ट 1 है, तो इसका मिलर इंडिसेस जो है वो बेसिकली हमारा 001 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस प्लेन को छोड़ देते हैं, सपोज वी डोंट कंसीडर ऑल द पैरेलल प्लेन्स को, अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बेसिकली यहाँ पे भी एक प्लेन होता है ना, एफसीसी है, तो इसमें सेंटर से भी एक प्लेन जाता है, ठीक है ना। वी गेट ए प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑल्सो,
ठीक है, तो यहां से भी एक प्लेन जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा है। वी हैव प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑल्सो लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यहां से भी प्लेन है, इस तरह से है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस तरह केस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसमें बेसिकली ये समझते हैं कि कौन सा प्लेन ये दे रहा है हमें, ठीक है, विच प्लेन इज गिविंग डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए कि अगर हम देखें कि हमारा ये बताया गया ना एच के, अच्छा एच के एल तो बोला गया, ठीक है, सभी इवन होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप देखिए इस तरह से कि हम लोग कल जो है ना, एक्चुअली हम लोग ये बताए थे ना कि सभी पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस सेम होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी का मिलर इंडिसेस तो सेम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है ना थोड़ा सा हमें लगता है डिफरेंट वे में एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे कोई हम लोग इस तरह से लिखे हुए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, ई टू द पावर, जब स्ट्रक्चर फैक्टर लिख रहे थे ना, तो समेशन ई टू द पावर आयोटा और यहाँ पे 2 पाई था और एच और फिर n1 प्लस के और n2 और प्लस एल और यहाँ पे एच के एल है ना, n3 ये लिखा गया था, ठीक है ना। तो हम लोग n1 n2 n3 का वैल्यू की बात कर रहे थे। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे बात किए थे कि यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, वी हैड कंसीडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूनिट सेल, ठीक है। तो एक मिनट रुको जरा। तो इसमें ये बोला गया था कि जैसे हमारा ये यूनिट सेल है, तो एक एटम हम यहाँ पे कंसीडर किए थे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे और एक इसके फ्रंट में, ये बोला गया था, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इन सभी में बेसिकली हमारा 1/2 1/2 1/2 आ गया था, ठीक है। 1/2 1/2 1/2 आने की वजह से, ठीक है, तो फिर हम लोग कंक्लूजन ये निकाले थे कि ये सभी ऑड एच के एल जो है हमेशा एच के एल ये ऑल ऑड होना चाहिए या फिर ये सभी जो है ऑल इवन होना चाहिए, ये हमारा कंक्लूजन था, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये तो ऑल ऑड दे ही दिया है, ठीक है ना, सॉरी ऑल इवन दे दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जानते हो हमें लगता है इसमें ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है खुद से कि कौन सा प्लेन, क्योंकि इसमें कंडीशन ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है ना। तो कुछ प्लेन्स ऐसे होंगे जो डिफ्रैक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो वो प्लेन पहले ही एक्सक्लूड हो गया है। तो हमें बेसिकली सिर्फ इस तरह का कंसिडरेशन लेने से जानते हो बेसिकली हमें ये समझ में आ जा रहा है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर प्लेन ही यहाँ पे बेसिकली ये देंगे, क्या बोलते हैं, अगर हमको जैसे हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये पर्टिकुलर प्लेन बेसिकली डिफ्रैक्ट कर रहे हैं और ये मैक्सिमा दे सकता है, इट कैन गिव मैक्सिमा। तो फिर हम डायरेक्टली आई थिंक वी शुड राइट, ओके, क्योंकि एनालाइज करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं ना कि डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये d इज इक्वल टू वही a/2 हमारा निकल रहा है, तो इसी को यूज कर देते हैं, ठीक है। तो 2d, सर क्योंकि क्या एनालाइज कर रहे थे हम यहाँ पे? वो हम बेसिकली एनालाइज कर रहे थे कि देखते हैं कौन सा प्लेन डिफ्रैक्शन देगा और कौन सा प्लेन डिफ्रैक्शन नहीं देगा। तो वो तो हमारा पहले से पढ़ा हुआ है ना कि सारा इवन जब होता है व्हेन ऑल आर इवन या ऑल आर ऑड, तो इससे तो डिफ्रैक्शन आ रहा था, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे कि कुछ पैरेलल प्लेन्स होते हैं ना, सभी का बेसिकली मिलर इंडिसेस सेम हो जाता है ना, ऑल ऑल हैव सेम मिलर इंडिसेस, ओके। तो हम देखना चाह रहे थे कि गैप क्या होगा उनके बीच में, ठीक है ना, व्हाट इज द गैप, ओके। तो ये एक्चुअली ये जो फॉर्मूला निकलता है ना वो क्यूबिक के लिए निकलता है, दिस इज फॉर क्यूबिक, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग क्यूबिक के लिए निकालते हैं। तो अगर हम देखो जैसे अगर ये सारे प्लेन्स हैं, ठीक है ना, ऑल दीज आर प्लेन्स, ओके। तो ये जनरली हम बोलते हैं कि ये फॉर्मूला हम क्यूबिक के लिए लगाते हैं, अगर हम एफसीसी के लिए लगाते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डी जो गैप निकल रहा है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेसिकली हमारा ये निकल रहा है, ठीक है ना, a/2।
तो देखिए अगर हम मिलर इंडिसेस लिखते हैं इन सभी प्लेन का डायरेक्टली अभी इसके इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मान लो हम अगर इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इसका इंटरसेप्ट आप देखिए, इसका इंटरसेप्ट जो है वो बेसिकली a/2 है और 0 0 है, ठीक है ना। तो इसका मिलर इंडिसेस ऐसे लिखोगे ना, मिलर इंडिसेस लिखने का तरीका हम बताए थे ना कि h.k.l, ठीक है, इज इक्वल टू a बाई इंटरसेप्ट, जैसे p लिख दिए थे, फिर b बाई q लिख दिए थे, और डॉट c बाई r लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो सॉरी, इसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये हम बताए थे इस तरह से लिखने का, तो अगर हम डायरेक्ट जो है ना ये इसका बेसिकली अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम p का वैल्यू लिख देते हैं a/2, ठीक है ना। तो a/2 लिखेंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा इस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस जो आएगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पे a/2 लिखोगे तो a कैंसिल 2 आ जाएगा, 2 0 0। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है ना हमारा, बीच में जो प्लेन आ रहा है, ठीक है, इस प्लेन का मिलर इंडिसेस जो है ना, देखो वही हम कह रहे थे कि हम एनालाइज यही कर रहे हैं, तो इस प्लेन का मिलर इंडिसेस डायरेक्टली अभी 2 0 0 है, कॉमन फैक्टर्स मान लो हम डिवाइड नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो इस प्लेन का मिलर इंडिसेस निकालोगे ना, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके से, तो ये बेसिकली हमारा देगा 1 0 0। अब देखो इसके बाद रिपीटिशन है ना, तो देखो ये जैसे बेसिकली मिड वाला प्लेन है, ठीक है ना, दिस प्लेन इज मिड प्लेन, ठीक है ना। ये एफसीसी स्ट्रक्चर में ये मिड प्लेन है, ठीक है ना। और ये बेसिकली हमारा बेसिकली मतलब मिड प्लेन इसको कह देते हैं, और ये बेसिकली फेस प्लेन है, ठीक है ना। तो देखो ये प्लेन, जैसे ये प्लेन और ये प्लेन एक तरह का आइडेंटिकल प्लेन हो गया, ठीक है ना। और ये प्लेन और ये प्लेन, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अब फेस फेस बेसिकली यहाँ पे ये बनेगा ना, ये तो ये प्लेन आपस में आइडेंटिकल है। तो इसमें अगर हम आइडेंटिफाई करें कि देखिए कौन कौन सा प्लेन आइडेंटिकल है, तो हमें लग रहा है कि ये प्लेन और ये प्लेन आइडेंटिकल हो रहे हैं, ठीक है ना, दीज प्लेन्स आर आइडेंटिकल एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली। तो ये प्लेन्स हैं जो बेसिकली आइडेंटिकल जैसे हो रहे हैं, तो इनके बीच में गैप कितना हो रहा है, व्हाट इज द गैप हियर, सी गैप इज एक्चुअली ए आ जा रहा है ना, ये गैप हमारा ए आएगा अगर हम इस तरह से देखें, ठीक है। और इस कैलकुलेशन से तो हमारा डी आ रहा है, ठीक है। तो एक मिनट देखो यहाँ पे तो हम लोग ऐसे एन लेमडा लिखते हैं, तो अगर हम ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं 2d, और साइन यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, और डिफरेंट इसमें वेवलेंथ दिया हुआ है हमारा, है ना, एक मिनट देखो वेवलेंथ हम देखते हैं कितना दिया हुआ है, 1.54 है ना, 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये हो गया, तो साइन 60 डिग्री √3/2 लिख दोगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो d और इन √3 इज इक्वल टू 1.54 आ गया, तो d इज इक्वल टू हमारा 1.54 और डिवाइडेड बाई √3 निकल रहा है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो ये बेसिकली यहाँ से रिजल्ट आ रहा है d इज इक्वल टू दिस मच, तो हम लोग यहाँ पे कितना आ रहा है 0.89, ठीक है। तो d इज इक्वल टू देखो 0.89 एंगस्ट्रॉम निकल गया हमारा। अब अगर हम देखो d इज इक्वल टू, अगर इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ये सभी प्लेन जो है ना, वही हम एनालाइज कर रहे थे कि देखो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है a/2 आ जा रहा है, ठीक है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी a/2, ठीक है। लेकिन लैटिस स्पेसिंग a/2 निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखिए यहाँ पे तो अगर हम देखो d की जगह पे a लिखते हैं, ठीक है, इफ वी राइट d इज इक्वल टू a, तो हमारा d इज इक्वल टू a लिख देंगे, तो फिर इस दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0.89 होगा एंगस्ट्रॉम। और अगर हम d इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a/2 लिखते हैं, ठीक है ना, a/2 तो हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये प्लेन हमें 1 0 0 इसको अगर हम बोलेंगे, इसको 2 0 0 कहते हैं, ठीक है ना। तो दिस प्लेन इज नॉट गिविंग एक्चुअली डिफ्रैक्शन, तो बेसिकली ये प्लेन से डिफ्रैक्शन दे रहे हैं और इनके बीच में गैप यही है, तो यही आंसर होगा इसका जो है ना। बेसिकली वही बात हो रही है यहाँ पे जो है ना, इस फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है ना वो यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसमें आंसर यही लिखना पड़ेगा हमें 0.89 एंगस्ट्रॉम। देखो जरा आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें तो 0.89 तो आ ही नहीं रहा, ये 0.89 आ रहा है, 1.7332, ठीक है। और अगर हम इसको, इसमें क्या लिखा है, if the 002 plane diffract at 60 degree then lattice parameter is, तो लैटिस पैरामीटर हमें निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ठीक है,
इससे तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। सर क्वेश्चन में लिखा है द पैटर्न ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज रिकॉर्डेड। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, कॉपर। सर हमने इसमें n इक्वल टू 1 एज्यूम किया है। एक मिनट रुको रुको, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया ना। कॉपर को हम एफसीसी मान करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर क्या लिखा हुआ है? द बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इज रिकॉर्डेड बाय यूजिंग कॉपर एंड, तो ये कॉपर अगर है तो ये कॉपर बॉडी सेंटर्ड कैसे हो गया? कॉपर तो बेसिकली एफसीसी होता है ना। और दूसरी बात, अगर देखिए बॉडी सेंटर्ड होगा, ठीक है ना, इफ इट इज बॉडी सेंटर्ड तो 002 से तो फिर डिफ्रैक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी सेंटर में हम जानते हैं। नहीं नहीं, आ जाएगा है ना, क्योंकि आ तीनों का जाएगा। सम। हाँ ठीक है Yes, ठीक है, आ जाएगा, हाँ ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि इसका सम इवन होता है, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी सेंटर्ड बोल दिया, इसको बॉडी सेंटर्ड माना जा रहा है। कॉपर हालांकि एफसीसी होता है, चलो ठीक है, तो हम इसको बॉडी सेंटर्ड मान करके अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में भी तो देखो क्या होगा कि हमारा बीच में, ठीक है, तो अच्छा, तो बॉडी सेंटर्ड में हमें फिर ये करना पड़ता है। देखो एक मिनट, कि हम लोग ये देखते हैं ना कि बेसिकली तीनों का सम इवन होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में भी तो कंक्लूजन ऐसे ही निकलेगा ना कि हमारा जो है बेसिकली ये वाला प्लेन जो है हमें 200 प्लेन हमारा यहीं पे आएगा, क्योंकि उसमें भी बॉडी में एक मतलब एटम होता है ना, तो एक प्लेन तो यहाँ से क्रॉस करेगा ही। हम बताए थे ना कि एम्प्टी स्पेस से प्लेन नहीं लिया जाता है, यहाँ पे एक एटम है यहाँ पे, तो एक प्लेन आप ये ले सकते हो, सो दिस इज वन प्लेन। फिर उसी तरह से दूसरा प्लेन यहाँ पे आएगा, ये एक प्लेन होगा, ठीक है। तो बात तो वही रहेगी, ओके, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलेशन इन सभी प्लेन्स से, बेसिकली ये प्लेन जो है ना, ये 200 हमें दे रहा है, ठीक है ना। तो इन सभी प्लेन से बेसिकली इनके बीच में गैप तो यही होगा, ठीक है। इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट द आंसर इज, ओके। तो हम लोग अगर इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो ये सभी प्लेन है जिनके बीच में गैप जो है ना इतना आ रहा है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो ठीक है, तो इसका आंसर जानते हो यही आना सर जो चाहिए, ठीक है। आपका जो डी आंसर आया ना, इसका 4 टाइम्स जो है ना वो ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो एन की वैल्यू जो हमने 1 ली है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? क्या हाँ लिए सर, हम मतलब लोग? इस बार टीएफआर में भी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर n के वैल्यू 2 3 लेना पड़ रहा था, प्रॉपर्ली अच्छा मेंशन नहीं हुआ अच्छा, था। तो इसमें अच्छा ठीक है, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाले हुए हैं ना, वी हैड पर कैलकुलेटेड सर यहाँ फॉर पर ना मतलब n इक्वल्स टू 3 के लिए जो निकल रहा है उसका भी ऑप्शन में है, मतलब 2.67 भी हो रहा है। 2.67 भी हो रहा है ना, लेकिन इसमें तो बताया नहीं है ना कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे थे, ठीक है। तो अगर अच्छा बोल रहे हो थर्ड ऑर्डर भी मैच कर रहा है, आप ये कह रहे हो? यस फोर्थ सर। ऑर्डर भी मैच कर रहा है। थर्ड भी मैच कर रहा है और फोर्थ भी मैच कर रहा है? नहीं तो थर्ड अगर हम, अच्छा मतलब ये कहते हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर मान करके हम फोर्थ निकालते ऑर्डर हैं, मैथ सर। नहीं आंसर इसको फिफ्थ अगर हम, ऑर्डर भी मैच कर रहा है। फिर तो कंफ्यूजन है इसमें। नहीं, होना तो ऐसे ही चाहिए इसमें जो है ना। चलो ठीक है, एक मिनट, इसको जो है ना अगर हम ये मान लेते हैं कि ये ऑर्डर हमें पता नहीं है, तो हम अगर n इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, तो n इक्वल टू 1 से के अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है 2। तो अब आप लोग कह रहे हो कि सभी से मैच कर रहा है 2 3 4 सभी से, फिर तो कंफ्यूजन है इसमें। चलो हम एक बार इसको जो है ना थिंक करके हम एक किसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सर एक्चुअली प्लेन देखो क्या होता है, हाँ बताइए। सर हमें एक कंफ्यूजन है, जब आप क्यूबिक लैटिस जब सिंपल क्यूबिक आप बता रहे थे, उस पे d इज इक्वल टू a/√2 आया था, फिर आप एफसीसी बताए तो हमने कहा कि वो बीच में आ रहा है, तो a/2 मतलब 2 से डिवाइड हो जा रहा था डिस्टेंस। नहीं, इसमें जानते हो देखो बेसिकली क्या है कि हम लोग इस तरह से ले रहे हैं ना कि इसमें प्लेन्स हमें पता है ना, डिफ्रैक्शन किससे, ब्रैक डिफ्रैक्शन किससे होता है किससे नहीं होता है, वो हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर से डिस्कशन हो चुका है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। तो बेसिकली अगर उस तरह से हम देखें, ठीक है ना, ये प्लेन्स सभी आइडेंटिकल जैसे नहीं है ना। देखो ये अगर हम इसको 100 बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो हम सपोज करो कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं करते हैं इसे, ठीक है, तो ये वाला प्लेन को हमें बोलना पड़ेगा, दिस प्लेन विल बी कॉल्ड 200 प्लेन, ओके।
तो यहाँ पे ये प्लेन्स को हम अलग अलग नेमिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि बीसीसी अगर है, बीसीसी में तीनों का सम इवन जब होता है ना तभी डिफ्रैक्शन होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमें ये समझ में आ गया है ना यहाँ पे कि डिफ्रैक्शन इस प्लेन से होगा, जिसको हमने टिक किया है ना उस प्लेन से डिफ्रैक्शन हो रहा है, और इन जिसको हमने क्रॉस कर दिया है उन प्लेन से डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन इस प्लेन और इस प्लेन से नहीं हो रहा है, डिफ्रैक्शन इन दोनों से हो रहा है। तो अब जैसे जो प्लेन के बीच में जैसे इस प्लेन से डिफ्रैक्शन हो रहा है और एक इस प्लेन से डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में गैप हम देख रहे हैं, तो गैप जो दिख रहा है वो ए है। तो इसीलिए हम लोग इसमें डी जो लेते हैं ना डिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में, जो डी लिया जाता है दैट इज दी गैप बिटवीन द प्लेन्स, ओके, बिकॉज ऑफ विच डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो हमें ये क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में अगर लैटिस प्लेन्स के बीच में गैप निकाले तो ये तो हाफ करना ही पड़ेगा, मतलब सिंपल क्यूबिक से जो निकलेगा उसका हम हाफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मतलब सिंपल क्यूबिक में आप बोल सकते हो यहाँ यहाँ एक प्लेन होता है, यहाँ प्लेन होता है, बीच में नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो हम प्लेन्स तो है यहाँ पे, गैप तो हाफ हो ही रहा है, लेकिन बेसिकली इससे डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, देयर इज नो डिफ्रैक्शन सर। बिकॉज ऑफ दिस। तो इसीलिए जिस प्लेन से डिफ्रैक्शन हो रहा है उसके बीच में गैप हमें देखना होगा कि उसके बीच में कितना गैप हो रहा है। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी ए, ठीक है ना, ए। तो इसीलिए डी की जगह ए लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली जो है ना ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल जैसा हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार हम डिस्कस कर देंगे कि ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम भी इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, ठीक है ना। ताकि आंसर तो ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर से आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि हायर ऑर्डर भी मैच कर जा रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देखो हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। सर यस सर लास्ट क्लास में आपने जिंक ब्लेंडिंग की स्ट्रक्चर सर NaCl की तरह लिखवाई है सर, लेकिन उसको मैंने देखा तो उसकी स्ट्रक्चर सर डायमंड की तरह होती किसके जैसा होती है? है। डायमंड जिंक ब्लेंड का, अच्छा हाँ, जिंक ब्लेंड का डायमंड जैसा होता है, हाँ सही कह रहे हो। जिंक ब्लेंड डायमंड जैसा होता है, जैसे NaCl के जैसा, मतलब इन सभी का होता है KCl का। जिंक ब्लेंड डायमंड जैसा ही होता है, हाँ वो आप लोग करेक्ट कर लोगे, हो सकता है गलती से हम लिखवा दिए हो, डायमंड जैसा ही होता है, ठीक है। ओके, तो ये असाइनमेंट से अदर क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। सर आपने बाकी मतलब वो अपलोड कर दिया है assignment? सर यहाँ पर हाँ Jam ये में? अपलोडेड है। सर इस क्वेश्चन में के अल्फा एक्सरे दिया था, तो के अल्फा से नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, वो वेवलेंथ दिया हुआ है ना, वो तो हम लोग के अल्फा जो बेसिकली क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, ठीक है ना, उससे कोई ये नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ बस यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अदर क्वेश्चन आप लोग देख लोगे, ठीक है। अच्छा वो कभी कभी कुछ गलती से लिख देते हैं ना, जैसे मान लो वो आप लोग करेक्शन कर लोगे, ZNS जो है ना, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, इसका डायमंड क्यूबिक ही होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये तो मतलब मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन हो गया ना, वो हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो गया हो, ठीक है ना। डायमंड क्यूबिक होता है ये, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ तो ये टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो गेट और नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्डिंग इन सर यस सर जैम 2015 में भी आप डिस्कस करने को बोले थे कि गैलियम आर्सेनाइड डायमंड स्ट्रक्चर है तो कितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, हम मतलब डिस्कस करेंगे ऐसा आप बोले थे। अच्छा, तो उसमें कुछ ऐसा था ना कि देखो जैसे डायमंड स्ट्रक्चर है अगर, तो हम यहाँ पे एक मिनट, डायमंड में क्या होता है, जैसे ये उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है ना कि कितने हाँ सर 001 प्लेन से पूछ रहा था। अच्छा 001 प्लेन से, और कि पर एटम कुछ ये बोला जा रहा था ना कि पर Yes, sir, एटम, bonds per atom which have और to be broken to fracture the crystal. ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना, हम लोग अगर ऐसे देखते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसमें यहाँ पे FCC स्ट्रक्चर है ना ये, तो ये यहाँ से देखिए, तो 001 मतलब ये वाला प्लेन मान लेते हैं, दिस इज 001 प्लेन है हमारा, ठीक है ना। दिस इज 001 प्लेन है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा 001 प्लेन हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कि और कौन कौन से एटम्स हैं, तो देखिए इसमें एक मिनट, यहाँ पे एक एटम है FCC स्ट्रक्चर है, तो मिड में भी होगा,
ठीक है, तो अभी हम इस पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट अस फोकस ऑन दिस। तो ये डायमंड क्यूबिक में फिर हर एटम के से कनेक्टेड और भी एटम्स होते हैं जो बेसिकली डायगोनल के अलोंग डिस्प्लेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर हम ऐसे बोल रहे थे कि इसमें जो है ना इस तरह से देखिए, जैसे ये एटम है तो इससे कनेक्टेड एक इधर बेसिकली बॉडी डायगोनल के अलोंग, ठीक है ना, ऐसे मान लो बॉडी डायगोनल इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये बॉडी डायगोनल का डायरेक्शन है, दिस इज बॉडी डायरेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है ना, इस तरह से है, और ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड जो है ना फिर यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से एटम्स होंगे, ठीक है, दीज आर दी एटम्स, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग ऐसे ही है ना, सो दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। एक यूनिट सेल में अगर हम देखें तो इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है, कि ये हमारा 001 प्लेन है और इसमें जो एटम्स हैं दीज आर द, सपोज येलो कलर से जो बना हुआ है ना, मान लो इसको गैलियम बोल देते हैं, तो ये सपोज करो हमारा आर्सेनिक है, ठीक है, तो दीज आर आर्सेनिक, ओके। तो ये आर्सेनिक है, ठीक है, ये रेड कलर से आर्सेनिक बने हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे गैलियम आर्सेनाइड, मतलब बेसिकली हम ये बोला जा रहा है कि ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए जैसे इस प्लेन में देखते हैं, इन दिस प्लेन, ठीक है, तो बेसिकली कितने टोटल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, ओके, 5 आ रहे हैं ना, टोटल 5, ओके। तो इसमें बेसिकली इसको अगर हम ऐसे देखें कि क्या बोलते हैं ये जो एटम है, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक ऊपर भी तो क्यूब बनेगा ना, ये जैसे अगर ऐसे हम एनालाइज करें कि ऊपर एक क्यूब बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें शेयरिंग के पॉइंट व्यू से बात करते हैं अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है देखो, ये वाला एटम कितने कितने क्यूब में शेयर होता है, ये 1, इसका इस क्यूब इस प्लेन में जो शेयर आएगा, इस प्लेन में कितना शेयर आएगा इसका, अगर हम देखें व्हाट इज द शेयर इन दिस प्लेन, तो ये देखिए इस बेसिकली यहाँ से अगर ऐसे देखें आप, ये ऐसे यहाँ पे भी एक बनेगा, यहाँ पे भी एक बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक कॉर्नर से बेसिकली कितने क्यूब काउंट, मतलब 1/8, अगर हम यहाँ पे सिर्फ देखें शेयर, तो इसका शेयर जो होगा वो बेसिकली 1/8 हो जाएगा ना, इस क्यूब में इसका शेयर 1/8 होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि 8 क्यूब यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन हम ऐसा कह सकते हैं कि, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से कंट्रीब्यूशन जो है 1/8 आ जाएगा, ये इससे भी कंट्रीब्यूशन 1/8, इन सभी से 1/8 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है, और इससे कंट्रीब्यूशन जो है हमारा हाफ हो जाएगा। ये बेसिकली 2 के बीच में शेयर होता है। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो देखो बेसिकली इन 4 एटम्स है यहाँ पे, और ये 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है यहाँ पे, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे 1 है और इट गिव्स हाफ कंट्रीब्यूशन, ये हाफ कंट्रीब्यूशन इसका होता है, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स इसमें ये कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ एटम्स इन दिस प्लेन, ठीक है ना, इस प्लेन में कितने एटम्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अगर हम काउंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो बेसिकली कितने आ जाएंगे, ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी बेसिकली, नहीं प्लेन में अगर काउंट करते हैं ना, देखो यूनिट सेल एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर जानते हो हम लोग यहाँ पे इस प्लेन में अगर हम काउंट करते हैं ना कितने एटम्स आ रहे हैं, तो अब देखिए कि इससे जो है ना इस प्लेन के अंदर, अगर हम इस प्लेन के अंदर की बात करें, ठीक है ना, तो ऐसा होगा ना कि जैसे मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, कि इस प्लेन में इन सभी एटम का कितना पोर्शन आ रहा है। तो आप ऐसे सोचिए कि एक स्फेयर है और इसके कॉर्नर से आप एक ऐसे प्लेन बनाओगे, तो बेसिकली इस प्लेन में कितना मतलब इसमें कितना कंट्रीब्यूशन आएगा इसका,
1 आएगा ना कंट्रीब्यूशन पूरा, मतलब नहीं हाफ आएगा, 1/4 आएगा ना। देखो ऐसे सोचो आप, जानते हो देखो इस क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन जानते हो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। और जानते हो अगर जैसे कभी आपसे ये बोला गया ना, सपोज करो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, देखो इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज दिस इज आस्क्ड कि हाउ मेनी एटम्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया आर, ठीक है, आर प्रेजेंट इन ए प्लेन, ठीक है ना, इन ए प्लेन। तो एक प्लेन में पर यूनिट एरिया कितना बेसिकली ये एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस प्लेन में कितने एटम्स प्रेजेंट है अगर हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका हम टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है ना। लेट अस लुक एट टॉप व्यू, ठीक है। तो हम टॉप व्यू देखते हैं, देखो टॉप व्यू, तो ये हमें इससे समझ में आ जाएगा। तो देखो टॉप व्यू अगर हम देखते हैं ना, तो ये आप देखिए ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली कि ये हमें ये कैसा दिखेगा, ये कॉर्नर ऐसा है, ये कॉर्नर ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा, और ये ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये हमें ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा आप बताइए, ऊपर से टॉप व्यू यस देखोगे सर। यस सर। ठीक है। तो ये ऐसा होगा। तो अब देखो यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, इस एरिया इस प्लेन में हम देख रहे हैं एटम्स का कंट्रीब्यूशन, तो इससे 1/4 आएगा ना, ठीक है ना। यस तो सर। अगर हम, हाँ, तो प्लेन में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्लेन अगर निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्लेन, पर यूनिट छोड़ दो, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया ना लिख करके हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्लेन अगर देखते हैं ना, तो हम ऐसे करेंगे कि ऊपर प्लेन से टॉप व्यू हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से दिख रहा है कि 1/4 सभी से कंट्रीब्यूशन आ रहा है और इंटू 4, ठीक है ना, सॉरी इंटू 4 ये हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 4। तो देखिए सभी से 1/4 कंट्रीब्यूशन दिख रहा है और ये पूरा का पूरा दिख रहा है, कंप्लीट राउंड दिख रहा है, तो +1 करना पड़ेगा। तो बेसिकली जानते हो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2। तो हम इस प्लेन में अगर देखते हैं ना, तो कितने गैलियम एटम्स प्रेजेंट हैं अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो ये सारे गैलियम एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हम कह सकते हैं कि इन 10, ठीक है ना, 0, 0, 1 प्लेन, ठीक है, 2 गैलियम एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, ठीक है। तो 2 गैलियम एटम पर यूनिट सेल है प्रेजेंट, ठीक है। अब ये 2 हैं तो इफेक्टिवली जैसे अभी आप इतने 4 दिखा रहे हो ना, तो 4 आर्सेनिक के साथ लिंक्ड है ये। तो इफेक्टिवली मतलब ऐसे कह सकते हो, इफेक्टिवली ये जो है ना, इफेक्टिवली है, इफेक्टिवली 2 गैलियम एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो इसीलिए जानते हो क्या है कि इसमें ये हो जाएगा कि 2 है तो फिर इफेक्टिवली ये 2 के साथ लिंक्ड हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम गैलियम और आर्सेनिक को अलग करना चाहते हैं ना, तो इसीलिए 2 बॉन्ड देयर, दिस इंप्लाइज दैट 2 बॉन्ड्स, ठीक है ना, 2 बॉन्ड्स हैज टू बी ब्रोकन, ठीक है, हैव टू बी ब्रोकन, ठीक है। तो 2 बॉन्ड जो है ना ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, टू फ्रैक्चर द क्रिस्टल। तो यहाँ हम क्रॉस सेक्शन लिए, अगर एक्चुअल लिया जाए तो सर 1 एटम आएगा ना। नहीं, अगर एग्जाम में भी आपसे 1 मिनट ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक्चुअल और का मतलब क्या है। देखो अगर हम यहाँ एग्जाम में मान लो आपसे यही क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्लेन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस प्लेन पर यूनिट सेल, तो इसका आंसर आप यही लिखोगे 2, क्योंकि इसका हम टॉप व्यू देखेंगे और देख रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पे। और एक्चुअल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल। सर ये फेस का 1 ही लेते हाँ, हैं। फेस पे आप लोग को देखो क्या है कि ये कॉमन सेंस लगा रहे हैं ना, ऊपर से हम टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, आप देख बताइए। तो इसका सर क्या हमें हाफ लगा लेंगे। वो भी 2 में डिवाइड होगा। नहीं नहीं, आपको ऊपर से फेस एरिया में कितना प्रेजेंट हमें दिख रहा है, तो ये आपको 1/4। ऐसे तो कॉर्नर पे आप इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन इस कॉर्नर का लेते थे तो कितना लेते थे आप बताइए। 1/8। तो वो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे ना, तो वहां पे वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन की बात करते थे। अब यहाँ पे किस में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, एरिया में, हाँ सर एरिया में ठीक हो गया। कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें प्लेन के बारे में पूछा है ना, इसमें वो तो हम लोग जानते ही है कि वॉल्यूम में कैसे निकालना है, 1/8 कंट्रीब्यूशन लेते हैं, लेकिन एरिया में कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा ना, तो हमें ऐसा देखना होगा। अभी जैसे हम लोग 2D लैटिस की बात नहीं कर रहे थे, ये एक तरह से 2D लैटिस जैसा डिस्कशन हो गया। अभी जैसे हम हेक्सागनल में बात कर रहे थे ना कि हेक्सागन है ऐसे,
ठीक है ना। तो हेक्सागन में हम sir. बोल रहे थे कि एक स्फेयर है प्रेजेंट, तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे थे कि इसमें कंट्रीब्यूशन part कितना में. बोल रहे थे, 1/3 बोल रहे थे ना कंट्रीब्यूशन। तो ये एक्चुअली प्लेनर लैटिस है वो, तो प्लेनर लैटिस में हमें बस डायरेक्ट देख लेना है कितना पोर्शन इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्कल एरिया के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। तो यही इसका आंसर। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया, तो टॉप व्यू देख लो और ऐसे फिगर बना करके आप बता सकते हो, ठीक है ना। सर तो इसमें ये 2 आइटम है इसलिए 2 बॉन्ड हाँ, तो इसीलिए दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है सर ना। अगर यही बीसीसी के लिए होता तो जैसे इसमें फेस पे नहीं होता, सिर्फ नहीं, बीसीसी में जो जानते हो, देखो इसमें कॉन्सेप्ट एक ये भी होता है कि जिस एटम का सेंटर इस फेस पे आएगा ना, उसी को हम लोग इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। देखो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इन बीसीसी, मान लो, चलो हम बता देते हैं बीसीसी, तो पहले एक नोट में आप ये लिख लोगे, ठीक है ना। दिस आई एम राइटिंग डाउन हियर। देखो, इफ सेंटर ऑफ एटम, ठीक है, या बेसिस कह सकते हो, बेसिस लाइज ऑन ए प्लेन, ठीक है, किसी प्लेन में सेंटर ऑफ बेसिस लाई करेगा, ओके, देन दैट बेसिस इज काउंटेड इन दैट प्लेन, ठीक है। तो उस बेसिस को हम तभी उस प्लेन में काउंट करते हैं। इज दैट ओके? तो देखिए यहाँ पे तो अगर हम बीसीसी की बात करते हैं, जैसे बीसीसी, ठीक है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेंटर अगर लाई कर रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे, अगर नहीं लाई कर रहा है तो काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए बीसीसी में आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। तो बीसीसी में एक एटम हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। वन एटम इज हियर एंड द अदर्स आर हियर, ठीक है ना। तो अगर हम बीसीसी में बात करते हैं, देखिए इस प्लेन की, इस प्लेन इज 0, 0, 1, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट ऑन प्लेन 0, 0, 1, ठीक है, पर यूनिट सेल इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इज 1 होगा, है ना। क्योंकि ये देखो इसका सेंटर जो है ना इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, तो जब इस प्लेन में काउंटिंग करोगे ना तो 1/4 अभी से कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, वी विल नॉट Okay, sir. कंसीडर इट, ठीक है। तो ये है। ऑलराइट, सो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। आप लोग एक बार जो असाइनमेंट है ना वो आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। हम नेक्स्ट क्लास कल भी कुछ क्वेश्चन हम पहले स्टार्टिंग में अराउंड हाफ एन आवर या 1 आवर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके Okay, sir. हेलो Okay, sir. ठीक है। तो सर ठीक है, तो यस सर वो जो पिछला क्वेश्चन था पार्ट हो गया नेट उसमें पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न बोला गया, तो उसमें डिफ्रैक्शन एंगल जो लेते हैं वो 2 थीटा करके अगर लेंगे तो आंसर मैच कर रहा है बी। क्या पाउडर डिफ्रैक्शन? हाँ सर, पाउडर डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन एंगल जो होता है, जैसे यहाँ हम लोग ब्रैग्स लॉ में थीटा ले रहे हैं ना, साइन थीटा। अच्छा, हाँ तो सर अगर 2 थीटा इक्वल टू 60 रख रहे हैं, 60 डिग्री जो हमें दिया हुआ है अच्छा, क्वेश्चन थीटा में। इक्वल टू फिर हम 30 कर दें। हाँ यस सर, तो उससे ना आ जा रहा है, मतलब मैच कर रहा है ऑप्शन बी। और डी आप कितना ले रहे हो? डी इक्वल टू सर डी नो सर, a/2 जो सिंपल क्यूबिक से निकाला था आपने, उससे आ जा चलो हम रहा ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। ऑर्डर डिफ्रैक्शन हम डिस्कस भी नहीं किए थे ना। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, तो बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, देखो बेसिकली ये इससे जो है ना 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक वैन डर वाल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है और थोड़ा जो है ना ये आयनिक बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, स्लाइड दिखा दीजिए। क्या कह रहे हो? सर जैम वाले सेक्शन में असाइनमेंट शो नहीं हो रहा है सर। अच्छा, वो हम अपलोड कर देंगे अभी, ठीक है ना, नेट में अपलोड किया हुआ है। स्लाइड डाउन फ्लो थोड़ा सा नीचे सर बैच 2 में भी कर दीजिएगा। कर देंगे सभी में कर देंगे। ओके।
सर हाँ बताइए। सर नेट वालों के लिए सर एक्सेल डिफ्रैक्शन हो गया, ये कुछ अभी और होगा इसमें? नहीं, डिफ्रैक्शन बस इतना ही, थोड़ा सा हमें लगता है वो पाउडर मेथड वगैरह जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ना, जैसे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड, देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस कर देंगे उससे, ठीक है ना। तो चलो हम देखो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। हाँ सिमेट्री वाला पार्ट वो भी कराएंगे सर या? क्या क्या कह रहे हो? सर सिमेट्री वाला पार्ट होता है ना सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? नहीं नहीं वो सब नहीं, वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सब, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ठीक है। अभी जैम का वो जो थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है सेमीकंडक्टर वाला, वो बाद में होगा क्या? जैम का सेमीकंडक्टर का पोर्शन आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया गया होगा ना, थोड़ा उतना उतना Yes, sir. सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। हाँ और हम भी क्वांटम सॉलिड क्वांटम का आप देखोगे, क्वांटम का 35 लेक्चर नंबर 35 जो है उसमें जो है ना हमने पढ़ा रखा है, ठीक है ना, फर्मी एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, क्वांटम का, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग वो पढ़ लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। ठीक है। तो वहां से कर लो 35 नंबर लेक्चर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बॉन्डिंग इन सॉलिड, ठीक है। So different types of bondings, ठीक है, present in different solids are, ठीक है। तो different types of bondings present in different solids are, ठीक है। देखो first is van der Waals bonding, ठीक है। सो वैन डर वाल बॉन्ड बोलिए या इसी को फिर हम लोग कभी इससे रिलेटेड जो फोर्स होता है इसे वैन डर वाल फोर्स कह देते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि दिस फोर्स इज एक्चुअली वीकेस्ट, ठीक है ना, ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। नाउ सेकंड इज बट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी सिचुएशन, ओके, लाइक जैसे कि आप ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स जो अराइज होता है, ठीक है ना, या फिर एडहेसिव कोहेसिव फोर्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये सभी वैन डर वाल बॉन्ड की वजह से ही होता है, ठीक है ना। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ओके, ऑल दीज फोर्सेस अराइज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल बॉन्डिंग, ओके। सो नाउ दिस इज, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे क्रिस्टल्स में पाया जाता है जो मतलब जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड हो गया तो इसमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो और फोर्थ टाइप इज मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। फिफ्थ टाइप इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में वो ज्यादातर पूछा गया है रिलेटेड टू एनर्जी कैलकुलेशन एटसेट्रा, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए बेस कॉन्सेप्ट बेसिकली सभी में सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वैन डर वाल बॉन्ड से, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस। सर ये आयोनिक बॉन्डिंग के आगे क्या लिखा हुआ है? NaCl लिखे हुए थे, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड में ये आता है, ठीक है ना, NaCl। तो देखिए यहाँ पे ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें हमने ये बताया ना कि वीकेस्ट बॉन्ड जो है वैन डर वाल बॉन्ड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है ना दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कभी एग्जाम में जानते हो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि आप इन बॉन्ड्स की ऑर्डरिंग करिए, ठीक है ना, ऑर्डरिंग मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको पहले लिखना है, ठीक है, वीकेस्ट को लास्ट में लिखना है।
तो आप जो है ना थोड़ा मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, सोच करके कि कौन सा बॉन्ड कौन से मटेरियल में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि डायमंड जो होता है ना, उसमें कार्बन कार्बन सिर्फ कार्बन एटम का बना होता है डायमंड। ओके, तो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जो बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनती है उसे तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड ही कहते हैं ना। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट। तो आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली डायमंड में प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज इन डायमंड। ओके, एक मिनट। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए डायमंड इतना स्ट्रांग है, ठीक है ना, तो इसलिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है ना, इट कैन बी स्ट्रांग। आयनिक बॉन्ड का क्या है? आयनिक बॉन्ड भी तो स्ट्रांग बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, लेकिन क्या डायमंड से स्ट्रांग मटेरियल कौन सा है आप बताइए। तो हम इसीलिए कह रहे हैं डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं ना अभी, ठीक है ना। अब जैसे मेटल है, देखिए डायमंड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो इजिली, बट मेटल फिर भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। मेटल को आप बेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली लेकिन फिर भी मेटल बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। अब जैसे सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं सॉल्ट है, ठीक है ना। सॉल्ट बेसिकली एग्जाम्पल है, सॉल्ट का मान लीजिए आपने लैटिस जैसा बना दिया, ठीक है ना। सॉल्ट का जो मान लीजिए एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना, तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है ना वो बेसिकली क्या बोलते हैं ये आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो थोड़ा ब्रिटल टाइप का होता है ना, तो बेसिकली बहुत स्ट्रांग तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे मान लीजिए आयरन है, कॉपर है, ठीक है ना, इन सभी में ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड में हमने मतलब सॉल्ट में बेसिकली प्रेजेंट है ये, ठीक है ना, सॉल्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना आप जानते हैं आइस में प्रेजेंट होता है, दिस इज इन आइस। ओके, तो मतलब एक रफ आइडिया देखो आपको पता चल रहा है। और वैंडर वॉल बॉन्ड जो है ना वो बेसिकली न्यूट्रल एटम्स जो गैसियस स्टेट वगैरह में जो होते हैं ना उनके बीच में जो लग रहा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो है ना मतलब किसी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है वो तो वैंडरवाल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि वैंडरवाल बॉन्ड जो है ना बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है, मगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर की वजह से नहीं होता है, ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से अराइज होता है, ठीक है। तो मतलब आप फॉर द टाइम बिंग अपना इतना सिर्फ ध्यान रखेंगे कि वंडरवॉल बॉन्ड जो है दैट इज द वीकेस्ट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब हम लोग इसको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे वैंडर वॉल्स बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए दिस बॉन्ड, ठीक है, फॉर्म्स between neutral atoms. This bond forms between neutral atoms, okay, due to quantum mechanical fluctuation, ठीक है, due to quantum mechanical fluctuation, okay, due to quantum mechanical fluctuation, ठीक है। देखो this fluctuation produces instantaneous this fluctuation produces instantaneous dipole moment in an atom, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या है कि कोई एटम है, ठीक है ना, एटम में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है ना, वो जनरली जीरो टेम्परेचर पे ग्राउंड स्टेट पे होता है। अगर फाइनाइट टेम्परेचर पे है तो वो बेसिकली क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट से फिर डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है, फिर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ऐसा मतलब इस तरह का
थर्मल फ्लक्चुएशन बेसिकली होता रहता है एटम के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से देखो क्या होता है कि एटम के अंदर थर्मल फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली कभी एक्साइट हो रहा है, कभी डी एक्साइट हो रहा है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना एटम में, ठीक है, वो बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कभी मतलब थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियसली इसलिए एटम में कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हो सकता है। सो देयर कैन बी सम डाइपोल मोमेंट इन वन एटम, ओके। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट आ गया ऐसे पी, ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक दूसरा एटम यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें अगर डाइपोल मोमेंट नहीं भी है, तो ये डाइपोल मोमेंट जो है ना इसमें इंड्यूस कर देगा डाइपोल मोमेंट। इसको जैसे ईएमटी में पढ़ते हैं ना कि ये डाइपोल मोमेंट अगर इसमें है तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एटम को पोलराइज करेगा। इलेक्ट्रिक, ये जैसे डाइपोल है, डाइपोल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फिर जो है ना एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, पी इंड्यूस, ठीक है ना। तो पी इसमें इंड्यूस होगा। तो P इसमें P जो है ना इंड्यूस्ड जो होगा ना, P इंड्यूस्ड दैट विल बी इक्वल टू सम अल्फा इंटू E1, मतलब फील्ड ऑफ 1, ओके। ये यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन मान लो R है अभी, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, किसी एक एटम में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, ठीक है ना, तो वो फिर दूसरे एटम को, अपने आसपास वाले एटम को पोलराइज कर देता है, ठीक है। ये जब पोलराइज होगा तो इसमें भी बेसिकली एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो अब दोनों में डाइपोल मोमेंट है। पहला एटम इंड्यूस अपने आप हो सकता है या फिर हाँ, मतलब इसमें भी, दोनों में भी अपने आप हो सकता है। मगर हम ये कह रहे हैं, मान लो एक में इंड्यूस हुआ डाइपोल मोमेंट, लेकिन दूसरे में अगर नहीं भी, सॉरी, एक में फ्लक्चुएशन से आया, ये पीटी जो आ रहा है ना, ये कहाँ से आया, ये क्वांटम मैकेनिकल फ्लक्चुएशन से। इसमें लिखा है ना, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन न्यूट्रल एटम्स ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल फ्लक्चुएशन, है ना। दिस फ्लक्चुएशन प्रोड्यूसेस इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट एटम, ओके। तो ये जो लिखा जा रहा है ना, ये पीटी जो लिखा गया है, दिस इज ड्यू टू क्वांटम, ठीक है ना। इसको वही क्वांटम फ्लक्चुएशन, ठीक है ना, क्वांटम फ्लक्चुएशन ये कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब क्वांटम फ्लक्चुएशन का मतलब ये हो गया कि ऑर्बिटल्स वगैरह इलेक्ट्रॉन का जो टाइम चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से आया, ठीक है ना, फ्लक्चुएशन। तो ये क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से आया, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ क्वांटम फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है सर, इसके अंदर पी E1 और इंड्यूस लिखा हुआ है। ये जो है ना पी इंड्यूस्ड लिखा हुआ है, इसमें जैसे डाइपोल मोमेंट पी है, क्वांटम फ्लक्चुएशन से आया, तो इसमें जो है ना ये डाइपोल इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देता है। ये आप ईएमटी में पढ़ते हो, ठीक है ना, कि एक में अगर किसी डाइपोल में अगर कोई डाइपोल है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसके नजदीक कोई दूसरा मटेरियल अगर रखते हो ना, तो उसमें पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। और ये फिर इंड्यूस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये लिखा था, अल्फा को हम लोग पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड। तो ये ईएमटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पोलराइजेबिलिटी। ये क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, व्हाट हैपेंस नाउ इज दैट कि अब इसमें भी डाइपोल मोमेंट है और इसमें भी डाइपोल मोमेंट है, तो इसमें एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो हियर वी राइट इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है ना, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। उसका फॉर्मूला ये जानते हो, ईएमटी जब पढ़ाएंगे ना तो हम आपको बताएंगे, दो डाइपोल अगर हैं तो दोनों अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, तो इसमें इंटरेक्शन फोर्स ऐसे कुछ आता है, 6K इज 1/4πε0, और P1 इंटू पी इंड्यूस्ड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये जैसे मान लो P लिखा हुआ था, तो P इंटू पी इंड्यूस्ड हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई R का पावर, ठीक है ना, 4, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल किस तरह से वेरी करता है, डू यू नो हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल वेरीज विद डिस्टेंस? सर आर क्यूब से होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे P E1 जो है ना, E1 मतलब इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड है, तो इसको इसका वैल्यू निकालोगे ना तो 2KP और डिवाइड बाई R क्यूब निकलता है। K मतलब यहाँ पे 1/4πε0, ठीक है ना। तो 2KP/R³ निकलता है, ये E का वैल्यू, ठीक है। तो ये सभी EMT का पार्ट है, तो जस्ट हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अदरवाइज बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये P इंड्यूस्ड का फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पुट किया ना, तो यहाँ पे R³ आ गया। अब इस P इंड्यूस्ड को आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट P इंड्यूस्ड, ठीक है ना, P इंड्यूस्ड का वैल्यू हम पुट करेंगे ना, तो देखो इसमें 1/R³ है और यहाँ पे R⁴, तो इससे पता चल रहा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/R⁴ 7,
ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी दो एटम्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स अगर लग रहा है ना, तो वो उसका डिपेंडेंस ये होता है, दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन एग्जाम, ओके, कि वंडरवॉल फोर्स का वेरिएशन कैसा होता है। तो दिस इज एफ वंडरवॉल फोर्स वेरीज एज 1/r⁷, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ, यहाँ पे 4 था ना और ये P इंड्यूस का वैल्यू पुट किया तो 7 हो जाएगा। दिस इज डिपेंडेंस ऑफ वंडर वॉल्स फोर्स है, ठीक है ना। तो ये वंडरवॉल फोर्स का डिपेंडेंस हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इससे पोटेंशियल एनर्जी, मान फोर्स को सपोज करो ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है ना, फोर्स इक्वल टू AR⁷ ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना ये, तो ये माइनस साइन के साथ लिख दिए हैं, ठीक है। ए सम कांस्टेंट, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्टिव है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, फोर्स को इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। तो ये बेसिकली FDR ऐसे लिखा जाता है, माइनस FDR। तो इसको आप पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये V इज इक्वल टू आ जाएगा -A/6R⁴, ठीक है ना। तो मतलब A एक कांस्टेंट है, अगर हम मान लो ये कांस्टेंट को चेंज कर दें तो ये 6 का फैक्टर हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये यहाँ पे आप पुट करके देख लोगे तो ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वंडरवॉल पोटेंशियल बोल सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ वंडरवॉल फोर्स, ओके। तो ये सब देखिए सर थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स वी कैन एक्सप्लेन यूजिंग थ्योरी। हाँ बताइए क्या है। सर जो ये फोर्सेस हैं ये रिपेल भी कर सकते हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट सर अरे रिपेल अट्रैक्टिव नहीं कर सकते हैं, ये अट्रैक्टिव लिखा है ना, दिस इज अट्रैक्टिव, तो रिपेल कैसे करेंगे। तो ये सर अगर अट्रैक्टिव, डायगोनल एक मिनट रुको, एक मिनट, अभी बस अभी हम जो बता रहे हैं ना उसको सुनो, ठीक है ना। अभी ये आपको बताया क्या जा रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना, तो ये अट्रैक्टिव है तो रिपल्सिव नहीं है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं इसमें रिपल्सिव कैसे आएगा। देखो यहाँ पे दो डाइपोल है, ठीक है ना। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना भी ध्यान रखो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दिस वंडरवॉल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। अब देखो क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो दोनों एटम आकर के बिल्कुल कोलाइड कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली नहीं भी होता है। तो इसमें रिपल्सिव पार्ट जो है ना वो मतलब गेस किया जाता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली नहीं बताया जाता है कि रिपल्सिव पार्ट क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिपल्सिव पार्ट, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये तो अट्रैक्टिव फोर्स का पार्ट हो गया या अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो जैसे बहुत नजदीक जब एटम्स आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसके मतलब इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करने लगते हैं, तो फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन की वजह से एक एक्सचेंज फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन, ठीक है, एटम्स। तो देयर इज a repulsive force between atoms, okay, when they come very close, ठीक है ना। तो बहुत क्लोज जब आ जाते हैं ना तो ये रिपल्सिव फोर्स भी लगता है, ठीक है ना। सो दिस इज ड्यू टू एक्सचेंज इंट्रैक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज इंट्रैक्शन। एक्सचेंज इंट्रैक्शन नाम यूज किया जाता है, बेसिकली इट अराइजेस बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना, बेसिकली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है ना कि दो इलेक्ट्रॉन जो है ना सेम ऑर्बिटल को ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एटम्स बहुत नजदीक आएंगे ना तो उसमें चांस बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करने लगेंगे, तो इसीलिए फिर वहां पे एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो उस फोर्स को हम लोग एक्सचेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ही आता है, ठीक है ना, दिस इज प्रिंसिपल। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है।
सो तो देखो लिखा गया ना, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन एटम्स व्हेन दे कम वेरी क्लोज। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स मतलब रिपल्सिव पार्ट जो पोटेंशियल एनर्जी का है ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं वी रिपल्सिव। ठीक है, तो वी रिपल्सिव जो है ना, मान लो हमने कुछ ऐसे लिख दिया, ये सम कांस्टेंट बाय r टू द पावर n ऐसे लिख दिया है। ठीक है ना, पॉजिटिव बस लिखा गया है। और अब देख रहे हो अट्रैक्टिव पोटेंशियल, ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लिखा गया है, इसे पॉजिटिव लिख दिया गया है। ठीक है ना, तो मतलब हम टोटल जो लिखेंगे ना, देखो इसलिए इन जनरल, तो ठीक है ना, तो इन जनरल फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे सम कांस्टेंट हमने लिख दिया c और डिवाइड बाय r टू द पावर n और प्लस। ठीक है ना, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कुछ दूसरा कांस्टेंट लिख दिया b। ठीक है ना, a/6 को हमने b लिख दिया r टू द पावर 6। तो ये बेसिकली हमारा पोटेंशियल। ओके, तो ये बेसिकली इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बिटवीन टू एटम्स। ओके, तो ये रिपल्सिव पार्ट है और ये अट्रैक्टिव वंडरवॉल पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो ये रिपल्सिव है, दिस इज रिपल्सिव। तो ये जानते हो हमें पता नहीं है कि क्या है रिपल्सिव पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, और ये वंडरवॉल है। ठीक है ना, वंडरवॉल। ठीक है ना, पोटेंशियल अकॉर्डेंस विद ये फॉर्मूले के बाद में लिखना है या इन अकॉर्डेंस विद? इन अकॉर्डेंस विथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये एक्सचेंज इंटरेक्शन जो आता है ना, उसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है ना, तो हमारा फोकस अभी इस पार्ट पे नहीं है, हम लोग इस पे फोकस कर रहे थे। ठीक है ना, कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल जो फोर्स लगता है ना दो एटम्स के बीच में, वो कैसे लगता है। तो हमने बताया कि पहले एक एटम में क्वांटम मैकेनिकल फ्लक्चुएशन से डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, वो डाइपोल दूसरे एटम को पोलराइज करता है। ठीक है ना, तो उसमें फिर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर दो डाइपोल के बीच में ये फोर्स लगता है। ठीक है ना, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। इज दैट ओके? ठीक है, जब भी ध्यान रखो कि एक डाइपोल जो दो, देखो आप अभी एक स्टूडेंट कह रहा था ना कि डाइपोल में रिपल्सिव फोर्स भी लग सकता है। देखो इसमें दो डाइपोल नहीं है, आप ध्यान रखो, पहले एक डाइपोल है, इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। तो जब भी एक में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा ना, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है यहाँ पे। ठीक है ना, हमेशा अट्रैक्टिव ही लगेगा, वो आप एनालाइज करके देख लोगे। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होगा ना कि रेड पहले से मतलब दो डाइपोल आपने क्रिएट कर रखा है, मान लो एक डाइपोल ऐसे क्रिएट कर रखा है, एक डाइपोल ऐसे क्रिएट कर रखा है, तो ये डाइपोल आपके पास है पहले से, उनको अगर आप नजदीक लाओगे तो डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पहले से इन दोनों में डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसमें जैसे डाइपोल मोमेंट आया तो इसमें इंड्यूस हो रहा है। तो जब इंड्यूस होगा ना, तो वहां पे रिपल्सिव नहीं लगता है, वहां पे सिर्फ अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है हमारा। ठीक है ना, दैट्स दी सिचुएशन। हाँ ठीक है, तो हम बता रहे हैं ना कि इंड्यूस जब भी होगा डाइपोल मोमेंट तो रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है। तो अब देखिए यहाँ पे तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा हम कंप्लीट कर देते हैं फिर स्टॉप करेंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन अगर आपको निकालना है ना, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं। ठीक है ना, एट r इक्वल टू r नॉट। ठीक है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो यहाँ से देखिए आप इसका डेरिवेटिव जीरो करोगे ना, तो ये बेसिकली आ जाएगा माइनस एन सी और डिवाइड बाय r नॉट टू द पावर n प्लस 1 और प्लस 6b और डिवाइड बाय r टू द पावर 7, r नॉट टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बस यहाँ से आप देखिए कि कुछ r का वैल्यू निकल जाएगा, r नॉट इज इक्वल टू कितना निकलेगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप इस साइड ले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये nc और डिवाइडेड बाय 6b। ठीक है, उल्टा आएगा ना शायद, की पावर 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 6 nc। ठीक है, हाँ ठीक है, इसका पावर आ जाएगा ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं n प्लस n माइनस 6। ठीक है ना, ये बेसिकली इसका पावर आ रहा है। ठीक है ना, तो r नॉट अगर हम निकालते हैं, r नॉट इज इक्वल टू, तो nc और डिवाइड बाय 6b टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सॉरी n माइनस 6। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो ये बेसिकली इसका इक्विलिब्रियम सेपरेशन हो गया। तो अगर आप ये एक चीज पूछा जाता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, और दूसरी चीज जो पूछी जाती है ना इसमें, वो है बेसिकली इसका बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना,
तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम ये आर नॉट निकल जाएगा यहाँ से, इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है ना बेसिकली ये होगा पोटेंशियल एनर्जी एट आर इक्वल टू आर नॉट। तो ये जनरली जो है ना नेगेटिव निकलता है, ये आर इक्वल टू आर नॉट लिखना था यहाँ पे, ठीक है ना, आर इक्वल टू आर नॉट। तो आर नॉट पे बेसिकली इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसी इक्विलिब्रियम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना दैट विल बी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन ये जनरली नेगेटिव होता है, बाइंडिंग एनर्जी को पॉजिटिव लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है, ठीक है ना, वी पुट नेगेटिव साइन, ठीक है। तो बस यहाँ से जो आर नॉट निकला है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, वॉट एवर आंसर यू गेट, ओके, दैट विल बी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी देखो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया गया है वंडर वॉल फोर्स का, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में अदर फोर्सेस, अदर टाइप्स ऑफ बाइंडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड करिए। इसमें बस इंपॉर्टेंट दो ही है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वंडर वॉल और आयनिक, दो से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम लोग इन आयनिक बॉन्ड जब डिस्कस करेंगे तो इसमें कुछ मैडलन कांस्टेंट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसका कैलकुलेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेट करके कराया जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास होगा मैथमेटिक्स का। हाँ, अभी होगा ना, 9:30 से है ना। सर जो प्रोबेबिलिटी डिस्कशन है होगा क्या? क्या कह रहे हो? प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। प्रोबेबिलिटी तो अभी तो ये चल रहा है ना हमारा, लैपलास। लैपलास, हाँ। चलो ठीक है, तो स्टॉप कर रहे हैं, ओके।